एवरीवन, आज हम जानेंगे कि सेमेस्टर 4 के प्रैक्टिकल को फाइल में कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम सिलेबस के कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें पहला हो जाता है अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ। जो टॉपिक थर्ड वाला है अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, उसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और ये मॉड्यूल 1 का टॉपिक है। अब देखते हैं मॉड्यूल 2 से कौन सा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो मॉड्यूल 2 से हम ऑम्ब्रोथर्मिक डायग्राम को कंप्लीट करेंगे और एक यहाँ टॉपिक थर्ड वाला है भूवैज्ञानिक संकेत यानी जियोलॉजिकल साइन, इसे कंप्लीट करने वाले हैं। अब मॉड्यूल 3 में दिया गया है ये मॉड्यूल 3 में उसी टॉपिक को दिया गया है जो ज्योग्राफी स्टूडेंट के बच्चों को लंबे लंबे ट्रिप में जाने का मौका देते हैं। ये टॉपिक 1 जो स्टडी करने के लिए है, भू आकृतियों का स्टडी करने के लिए। और मॉड्यूल 4 में वही प्रैक्टिकल नोटबुक प्लस वाइवा वॉस में जो 20 मार्क्स मिलता है, लास्ट एग्जाम के समय इसे जमा करना पड़ता है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं और उसे शुरू करते हैं। अब तो इसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं जियोलॉजिकल साइन। तो इसका डेफिनेशन होता है जियोलॉजिकल साइन वे विशेष प्रतीक सिंबल्स या साइन होते हैं जिनका उपयोग भूवैज्ञानिक नक्शों यानी जियोलॉजिकल मैप्स में किया जाता है ताकि अलग अलग प्रकार की चट्टानें संरचनाएं यानी चट्टानों की संरचनाएं और चट्टानों से उत्पन्न जो भ्रंश होता है, उसके बाद चट्टानों की परतें, चट्टानों की झुकाव, चट्टानों की दिशा आदि को आसानी से दिखाया जा सके, उसे ही हम जियोलॉजिकल साइन कहते हैं। ये जियोलॉजिकल साइन क्या करता है, जो जियोलॉजिकल मैप होता है उसमें ये साइन हमें ये समझने में मदद करता है कि यहाँ पे यानी कि पृथ्वी के इस आंतरिक भाग में चट्टानों की संरचनाएं कैसी हैं, वहाँ की परतें कैसी हैं, वहाँ का झुकाव कैसा है, ये सब समझने में हमें मदद करती है कौन, जियोलॉजिकल साइन। नेक्स्ट देखते हैं, ये जियोलॉजिकल साइन जो होती है ना, वो नक्शे की भाषा होती है जिनसे बिना शब्दों के भी नक्शा समझा जा सकता है। यानी वहाँ इंटीरियर भाग में क्या है, कैसे है, ये हमें साइन से ही मालूम हो जाती है। और ये बस एक सिंबल क्या करता है, हमें पूरा नक्शा को समझने में मदद करती है। एक भाषा जैसी होती है जिसमें हमें किसी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है नक्शे को समझने के लिए। तो इसका एक अदर डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों की स्थिति को दिखाने के लिए जो साइन बना होता है उसे हम जियोलॉजिकल साइन कहते हैं। यही तो होता है, ये सिंपल डेफिनेशन है। किसी को भी डिफाइन करने के लिए ये हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों की स्थिति को दिखाने के लिए जो साइन बना होता है उसे हम जियोलॉजिकल साइन कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जियोलॉजिकल साइन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो फर्स्ट प्रयोग है इसका जियोलॉजिकल मैपिंग में। तो जियोलॉजिकल मैपिंग में चट्टानों की परतें, उनकी दिशा, उनकी झुकाव दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मिनरल मैपिंग में, तो खनिजों के स्थान और उसके प्रकार बताने के लिए किया जाता है। यानी कि हमें पृथ्वी के इंटीरियर भाग में कौन सी खनिज पाई जाती है, वो किस टाइप की होती है, वो हमें ये जियोलॉजिकल साइन के माध्यम से पता चल जाता है। थर्ड है स्ट्रक्चर स्टडी में, जिसमें हम भ्रंश, फॉल्ट्स, जॉइंट्स आदि की स्थिति समझ सकते हैं जियोलॉजिकल साइन की मदद से, क्योंकि इससे भी तो हमें नहीं ना पता चलता है इंटीरियर भाग में कि कौन सी आकृति कैसी है चट्टानों की, कहाँ पे भ्रंश है, कहाँ पे मोड़ है और कहाँ पे जॉइंट है। तो ये सारे जो होते हैं वो जियोलॉजिकल साइन के माध्यम से हमें किसी भी इंटीरियर भाग के बारे में पता चल जाता है। चौथा है फील्ड सर्वे, तो किसी भी क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति का त्वरित आकलन करने में मदद करता है। अगर हम लोग जैसे कि कहीं पे गए फील्ड सर्वे करने के लिए और उस क्षेत्र को समझने के लिए अगर हम लोग बिना जियोलॉजिकल साइन और बिना जियोलॉजिकल मैप की मदद से उस फील्ड का सर्वे करने गए तो हमें महीनों या सालों तक लग सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे जियोलॉजिकल मैप का प्रयोग किए तो वो फील्ड सर्वे हम आसानी से कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक 5 आता है जिसमें दिया गया है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में हम जियोलॉजिकल मैप या साइन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि डैम, रोड, पुल, टनल आदि के निर्माण से पहले भूमि की स्थिरता जांचने में। तो जियोलॉजिकल मैप में क्या दिया होता है कि पृथ्वी के इंटीरियर भाग में क्या और कैसी है।
तो डैम, रोड, पुल, टनल आदि बनाने के लिए हमें उसकी आंतरिक स्थिति तो देखना पड़ेगा ना कि चट्टानों की स्थिति यहाँ पर कैसी है, तभी तो ये सब सुरक्षित बन पाएंगे। नहीं तो डैम कभी भी टूट सकता है, रोड खराब हो सकती है जब उसके अंदर की चट्टानी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल साइन दिए गए हैं। तो इसे यहाँ पे 2 टाइप्स में लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पे जियोलॉजिकल कन्वेंशनल साइन है तो इधर मेथड ऑफ शेडिंग है, यानी कि ये सब साइन ही है, जियोलॉजिकल साइन ही है, बट यहाँ पे कन्वेंशनल साइन है यानी पारंपरिक संकेत जो होते हैं वो, और यहाँ पे भी साइन है यानी कि शेडिंग वाला साइन है कि शेडिंग देते समय कैसे बनाया जाता है। तो इसमें पहला शुरू करते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा को ये प्लस के चिन्ह से जैसा दर्शाया जाता है। दूसरा है वर्टिकल स्ट्राटा, तो इसे ऐसे दर्शाया जाता है। डीप एट सरफेस, इसे 5 डिग्री के डीप में दर्शाया जाता है ऐसे करके। सिनक्लाइन, चौथा है सिनक्लाइन, तो सिनक्लाइन को ऐसे दर्शाया जाता है। एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन को ऐसे दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है ग्लेशियल स्ट्राई, तो ग्लेशियल स्ट्राई का साइन कुछ जियोलॉजिकल साइन ऐसे होता है। अब शेडिंग वाली बात करें तो एल्यूवियम की शेडिंग ऐसे की जाती है, यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक परत के बाद दूसरा परत बैठा, दूसरे परत के ऊपर तीसरा परत बैठा, इस तरह बैठते बैठते जो कभी कभी हम लोग जलोढ़ मृदा को नहीं देखते हैं कि एक परत आई फिर उसके ऊपर नदी दूसरी परत में ढक दी पुरानी वाली जलोढ़ मृदा को, उसी प्रकार शेडिंग किया गया है यहाँ पे। 8वां है क्ले, तो क्ले का शेडिंग कुछ ऐसे होता है। 9वां है सेल, तो ये सेल की शेडिंग दी गई है। 10वां है सैंड स्टोन, यानी कि यहाँ पे कुछ सैंड है तो यहाँ पे स्टोन है, इसकी शेडिंग ऐसे दी गई है। 11वां है लाइम स्टोन और 12वां है इग्नियस रॉक, तो इसकी शेडिंग कुछ ऐसे की गई है इग्नियस रॉक की। तो हम जियोलॉजिकल साइन को देख लिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल साइन है जो प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोपोग्राफिकल मैप। इसे तो सिलेबस में स्पेसिफिक रूप से इसका नाम देकर तो नहीं बताया गया है, लेकिन हो सकता है ये मॉड्यूल 3 से आया हो, क्योंकि टोपोसीट का स्टडी हम लोग मॉड्यूल 3 से ही कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे प्रैक्टिकल फाइल में बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला डेफिनेशन। तो टोपोग्राफिकल मैप वह नक्शा होता है जिसमें किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं को ऊंचाई और दिशा सहित दर्शाई जाती हैं, इसे ही हम टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। तो इसमें प्राकृतिक विशेषताएं किसे बोला गया है, तो जो पहाड़, नदी, झील, मैदान और जंगल होते हैं जिसे मैप में दर्शाया जाता है, तो ये सारी प्राकृतिक विशेषताओं को भी मैप में दर्शाया जाता है, और साथ ही मानव निर्मित विशेषताओं को भी। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो सड़कें, गांव, रेल मार्ग, खेत, ये सब हो गया। तो ये प्राकृतिक विशेषताओं के और मानव निर्मित विशेषताओं को साथ में टोपोग्राफिकल मैप में दिया जाता है। नेक्स्ट है, इस नक्शे में कंटूर लाइन के माध्यम से भूमि की ऊंचाई और ढाल बताई जाती है, कंटूर लाइन की सहायता से। अब नेक्स्ट आता है, टोपोग्राफिकल मैप किसी क्षेत्र की सतह का 3D चित्र दिखाता है, यानी कि जब भी हम टोपोग्राफिकल मैप को देखते हैं तो अगर कहीं पे पर्वत या पहाड़ दी गई होती है और वहीं सामने खाई दी गई होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैप को टच करेंगे तो लगता है कि वहाँ पे सच में ऊंचाई होगी और वहाँ पे सच में खाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैप जो होता है वो पूरा प्लेन ही होता है, बस उसे 3D शेप में बनाया गया है जिससे हमको आभास होता है कि वहाँ सच में ऊंचाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैप 3D रूप में होता है। अब हम आगे देखते हैं कि टोपोग्राफिकल मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ यानी इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसे किस उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला है, पृथ्वी की सतह का सही चित्रण करने के लिए, यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है वो कहाँ पे कैसी है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम टोपोग्राफिकल मैप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र की भू आकृति, वहाँ की ढाल, वहाँ की ऊंचाई को समझने के लिए। नेक्स्ट, प्राकृतिक और मानव गतिविधियों को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप एक ऐसा मैप है जिसमें प्राकृतिक प्लस मानव गतिविधियों को साथ में प्रदर्शित करता है। जैसे कि जंगल हो गया, कहीं नदी गुजरी है तो ये सब को भी दिखाएगा, प्लस जंगल के बीच से कैसे सड़कें गुजरी हैं, जंगल के बीच में कैसे होटल बनाए गए हैं, कैसे घर बसे हुए हैं, बस्तियां बसी हुई हैं, ये सब भी देता है। यानी प्राकृतिक
और मानव गतिविधियों को एक साथ प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आते हैं भूमि उपयोग, जल निकासी, बस्ती और परिवहन का अध्ययन करना। तो टोपोग्राफिकल मैप का उद्देश्य ये भी है। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र की भौगोलिक योजना या सर्वेक्षण तैयार करना। तो टोपोग्राफिकल मैप के माध्यम से हम बहुत सारा सर्वे भी करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टोपोग्राफिकल मैप का उपयोग, कि टोपोग्राफिकल मैप का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो पहला है स्थलाकृति के अध्ययन में किया जाता है। दूसरा है जल निकासी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के अध्ययन में किया जाता है, यानी कहाँ पे नदियाँ कैसे बही हैं, वो कहाँ से कहाँ गुजर कर जाती हैं। तो ये सारा स्टडी हम टोपोग्राफिकल मैप को देखकर आराम से कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज और कृषि में। चौथा है मानव बस्तियों के अध्ययन में, यानी कि सेटलमेंट कैसे हुआ है, बस्तियों का सेटलमेंट कैसे हुआ है, ये हमें टोपोग्राफिकल मैप देखकर आसानी से पता चल जाता है। पांचवा है सर्वेक्षण कार्य में, अगर हमें किसी स्थान का सर्वे करना है तो टोपोग्राफिकल मैप को देखकर हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहाँ कहाँ जंगल है, कहाँ कहाँ बस्तियाँ बसी है, ये आराम से दिखाई दे देती हैं। छठा है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में, तो इंजीनियर लोग भी टोपोग्राफिकल मैप का प्रयोग करते हैं। सातवां है सेना यानी मिलिट्री में, तो इसमें भी प्रयोग होता है। आठवां है वन विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन में, और नौवां है आपदा प्रबंधन में। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम फैक्ट्स अबाउट टोपोग्राफिकल मैप, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं टोपोग्राफिकल मैप में, उसे देखते हैं। तो इसमें पहला है कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए टोपोग्राफिकल मैप को टोपोसीट कहा जाता है। टोपोसीट, टोपोग्राफिकल मैप को ही टोपोसीट बोला जाता है, जो सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करती है। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका स्थापना जो हुआ था वो 1767 यानी 1767 ईस्वी में हुआ था, और इसका अगर हेड क्वार्टर बोलें तो देहरादून में है। और ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो 3 देशों की टोपोसीट बनाती हैं, जिसमें से पहला आ जाता है भारत, दूसरा आ जाता है नेपाल और तीसरा आ जाता है भूटान। तो ये 3 देशों की टोपोसीट बनाने का काम करती है कौन, सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इनमें प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई समुद्र तल से बताई जाती है, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप में अगर कहीं भी ऊंचाई दी गई है तो कहाँ से दी गई है, समुद्र तल से। हमेशा ऊंचाई समुद्र तल से बताई जाती है टोपोग्राफिकल मैप में। नेक्स्ट है हर टोपोसीट के ऊपर एक मैप नंबर लिखा होता है जो बताता है कि मैप किस क्षेत्र से संबंधित है। हम हमेशा मैप को कैसे पता करते हैं कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो हम मैप के नंबर से पता करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैप के ऊपर कभी कभी 45D फिर ऐसे 12 लिखा होता है, फिर यहाँ पर 63K7 ऑब्लिक देके 7 लिखा होता है। तो ऐसे जो होते हैं वो मैप के नंबर लिखे होते हैं, और इससे हमें पता चलता है नंबर देखकर कि वो किस क्षेत्र का है, वो टोपोग्राफिकल मैप किस क्षेत्र से आता है। नेक्स्ट है कंटूर इंटरवल, हर मैप में समान होती है। कंटूर का जो इंटरवल होता है वो हर मैप में समान होती है ताकि ऊंचाई को मापा जा सके। नेक्स्ट आते हैं टोपोग्राफिकल मैप में नॉर्थ हमेशा ऊपर दिखाई जाती है और दाईं ओर ईस्ट होता है। नेक्स्ट टोपोग्राफिकल मैप में अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि टोपोग्राफिकल मैप में जो ब्लू रंग है वो क्या दिखाता है। तो जो ब्लू रंग होता है टोपोग्राफिकल मैप में वो सारी जल निकायों को दिखाता है, जिसमें रिवर आ जाता है, लेक्स आ जाते हैं, और पॉन्ड्स के लिए ब्लू रंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ब्राउन कलर का। ब्राउन रंग का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो अगर हमें मैप में कहीं भी ऊंचाई दिखाना हो, कहीं भी पहाड़ियों को दिखाना हो, पर्वतों को दिखाना हो, तो उसके लिए हम ब्राउन कलर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का हम वन क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए करते हैं जहाँ पे घना जंगल हो, तो उसके लिए हम ग्रीन रंग का प्रयोग करते हैं। अब आता है ब्लैक रंग। वास्तव में ब्लैक रंग नहीं, रेड रंग। रेड रंग का जो प्रयोग होता है वो मानव निर्मित वस्तुओं, रोड, बिल्डिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेड रंग का प्रयोग हम जैसे कि टोपोग्राफिकल मैप में हमको कहीं सड़क बनाना है, सड़कें गुजारनी है किसी क्षेत्र से, तो उसके लिए हम रोड बनाने के लिए रेड रंग का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे सेटलमेंट बस्तियाँ बस गई हो उसके लिए भी हम रेड रंग का प्रयोग करते हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं, यह मैप जो होता है टोपोग्राफिकल मैप, इसका जब अनुपात देखते हैं स्केल यानी कि पैमाना, तो कभी 1:50,000 या 1:25,000 के पैमाने पर बनाया जाता है, कभी 1:10 लाख के पैमाने पर बनाया जाता है, जिससे छोटे क्षेत्र की बहुत ही सूक्ष्म जानकारी मिलती है। ये सब पैमाना अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें मैप जो होता है किसी छोटे क्षेत्र को बड़े रूप में दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे स्केल छोटा दिया गया है। जब स्केल छोटा रहता है तो मैप छोटे क्षेत्र को मतलब बड़ा करके दिखाया जाता है, और जब स्केल बड़ा रहता है तो मैप को छोटा करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, टोपोग्राफिकल मैप में 20 से 50 प्रकार के संकेत होते हैं, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप में 20 से 50 प्रकार के संकेत होते हैं, जो कि सड़क, रेल, जंगल, मंदिर, तालाब, स्कूल आदि को दिखाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्थलाकृतिक अंश चित्रों की नाम, पद्धति एवं अंकन को देखने के लिए। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा स्थलाकृतिक अंश चित्रों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से मापने के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से उसे 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है मिलियन सीट, दूसरा है डिग्री सीट, तीसरा है हाफ डिग्री सीट और चौथा है क्वार्टर डिग्री सीट। तो बाद में हम इसे एक्सप्लेन करके थोड़ा सा समझाते हैं। तो ये रहा इंडियन टोपोसीट के 4 प्रकार। यहाँ पे हम टोपोसीट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हल्का फुल्का समझा देंगे। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको पूरा समझाएंगे। जिसमें से पहला है मिलियन सीट। तो यहाँ पे मिलियन सीट का इंडेक्स नंबर दिया गया है जो कि 45 है, और इस मिलियन सीट का जो स्केल होता है जिसे यहाँ पे RF से दर्शाया गया है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से दर्शाया गया है, जो कि 1:10 लाख है। यानी कि 1 सेंटीमीटर मैप में जो दिखाया जाता है वही अगर हम सरफेस में रियल में देखें तो वो 10 लाख सेंटीमीटर के बराबर होगा। और इस मिलियन सीट का जो इंडेक्स नंबर है वो 45 है। 45 जो कि मैप के इस साइड में लिखा होता है मैप का इंडेक्स नंबर। अब हम देखते हैं इसका एक्सटेंशन यानी कि विस्तार। तो जो मिलियन सीट का एक्सटेंशन है वो 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री है, यानी कि 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 4 डिग्री लेटीट्यूड। तो यहाँ पे देखते हैं 28 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 28 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये लेटीट्यूड का डिफरेंस है। जैसे कि 24 डिग्री यहाँ पे हुआ तो 25 यहाँ, 26 यहाँ, 27 यहाँ और ये हो गया 28। तो ये लेटीट्यूड का डिफरेंस हो गया 4 डिग्री। अब लॉन्गिट्यूड का देखते हैं डिफरेंस, ऐसे यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे 76 है, तो यहाँ पे 72 होता जो हम लिखने भूल गए हैं। तो 72 डिग्री से लेकर 76 डिग्री, यानी कि ये लॉन्गिट्यूड वाला डिफरेंस है 4 डिग्री। तो मिलियन सीट में डिग्री का डिफरेंस कितना होता है? 4 डिग्री का, यानी इसका एक्सटेंशन 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री होता है इस मैप का, मिलियन सीट वाले मैप का। नेक्स्ट है डिग्री सीट, जिसमें मिलियन सीट को क्या किया गया है, इसमें 16 भागों में बांटा गया है, और इसके 16 भागों में से इस 16वें भाग को डिग्री सीट बोला जाता है, जिसका स्केल होता है जिसे RF में दर्शाया गया है 1:2 2,50,000, 1:2 2,50,000। तो इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर मैप का जो भाग होता है वही अगर हम लोग रियल में सरफेस में जाएंगे तो वो 2,50,000 सेंटीमीटर दर्शाता है। और इसका इंडेक्स नंबर जो मैप के इस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, तो इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 45P है, 45P। इसे P लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं देंगे, इसे 45P ओनली लिखेंगे। और इस मैप का जो एक्सटेंशन है वो 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री होता है, यानी कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 1 डिग्री लेटीट्यूड जो यहाँ पे दिखाया गया है। इसी मैप को 16 भागों में बांटा गया और इस 16 भाग का ये 16वां भाग जिसे डिग्री सीट बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री का डिफरेंस कैसे है। यहाँ पे जैसे कि 75 डिग्री है और यहाँ 76 डिग्री, डिफरेंस कितना हुआ? 1 डिग्री का, यानी 75 डिग्री ईस्ट टू 76 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पे है 24 डिग्री और यहाँ पे है 25 डिग्री, 1 डिग्री का अंतर हुआ। यानी कि लेटीट्यूडनल में भी 1 डिग्री का डिफरेंस है और लॉन्गिट्यूडनल में भी 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये 1 डिग्री का डिफरेंस में बना है ये मैप, तो इसे ही डिग्री सीट बोलते हैं। नेक्स्ट है हाफ डिग्री सीट।
तो ये हाफ डिग्री सीट कैसा है, तो डिग्री सीट में जो 16वां भाग था P, उसी को यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है जो डायरेक्शन के हिसाब से है। जैसे कि ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब इसमें से इस 4 भागों में से जो चौथा भाग है साउथ ईस्ट, इस वाले हिस्से को हाफ डिग्री सीट बोला जाएगा, जिसका स्केल कितना होगा, जिसका स्केल होगा 1:1 लाख, 1:1 लाख। यानी कि इसमें भी 1 सेंटीमीटर जो मैप में दिखाएगा 1 सेंटीमीटर भाग, वही अगर हम लोग रियल में सरफेस जाएंगे तो वो 1 लाख दिखाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। और इस हाफ डिग्री सीट का जो इंडेक्स नंबर होता है वो 45P, इंडेक्स नंबर हुआ कितना, 45P बटे में साउथ ईस्ट, यानी कि 45P वाले मैप का साउथ ईस्ट वाला भाग। और इस हाफ डिग्री सीट का जो एक्सटेंशन होता है वो 30 मिनट इंटू 30 मिनट होता है, यानी कि 30 मिनट लॉन्गिट्यूड वाला डिफरेंस और 30 मिनट लेटीट्यूड वाला डिफरेंस। तो यहाँ पे 24 डिग्री है और यहाँ पे 25 डिग्री है, लेकिन इस मैप के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 30 मिनट है। अब यहाँ पे 30 मिनट है और 30 मिनट को और ऐड कर देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट में होता है 1 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1 डिग्री का हो गया, लेकिन हमें पूरा 1 डिग्री का डिफरेंस नहीं चाहिए, बस 30 मिनट का डिफरेंस चाहिए, जो कि ये ग्रीन वाला हिस्सा कवर कर रहा है 30 मिनट का। तो यहाँ पे लैटिट्यूड वाला डिफरेंस मिल गया 30 मिनट का, और यहाँ पे भी है 30 मिनट, 30 मिनट से लेकर 76 डिग्री तक। तो यहाँ पे भी अंतर आ जाता है 30 मिनट का, और इधर से भी अंतर आता है 30 मिनट का। तो इसीलिए इसका एक्सटेंशन बोला गया है 30 मिनट इंटू 30 मिनट होता है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वार्टर डिग्री सीट। अब ये क्वार्टर डिग्री सीट कैसे आया, तो इसमें इसके हिस्सा को यहाँ पे नहीं लाया गया है, इस टोटल वाले हिस्से को दोबारा यहाँ पर 16 भागों में बांटा गया, और 16 भागों में बांटकर इसके 16वें हिस्से को निकाला गया है, और इसे जाकर क्वार्टर डिग्री सीट कहा गया। तो इस क्वार्टर डिग्री सीट का जो स्केल है वो 1:50,000 है, यानी कि इसमें 1 सेंटीमीटर जो मैप में है वो 50,000 सरफेस में दिखाता है रियल में। और इसका इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा 45P बटे में 16वां, यानी कि इसी मैप को, इस टोटल वाले मैप को, इसका ये साउथ ईस्ट वाला भाग नहीं, इस टोटल वाले मैप को इसका 16वां भाग है, यानी कि इसको 16 भाग में बांटा गया, इसके 16वां भाग को यहाँ पर लिया गया है। तो अब इसका एक्सटेंशन हम देखेंगे तो 50 मिनट इंटू 50 मिनट है। तो यहाँ पे देखिए 50 मिनट, जैसे कि 45 मिनट 276 डिग्री तक जाता है, तो यहाँ पे 60 मिनट होने में कितना लगेगा, तो और 50 मिनट चाहिए, तो यहाँ 50 मिनट का डिफरेंस मिला। अब इधर से भी हमें 50 मिनट का डिफरेंस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 24 डिग्री है और ये 50 मिनट, तो इधर से भी हमें 50 मिनट का डिफरेंस मिला और इधर से भी हमें 50 मिनट का डिफरेंस मिला। तो यही है क्वार्टर डिग्री सीट, जो कि जिसका एक्सटेंशन 50 मिनट इंटू 50 मिनट होता है, और इसका जो RF होता है, इसका जो स्केल होता है वो 1:50,000 होता है। तो इंडियन टॉपर सीट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो में 2 ही टॉपिक हो पाएगा, आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।